नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान का। 12th साइंस की रसायन विज्ञान के हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। आज अपन 12th साइंस की रसायन विज्ञान का लेसन अपन कह सकते हैं कि लेसन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी हमने 1 से लेके 6 तक कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू सिलेबस 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला चैप्टर था हमारा सॉलिड स्टेट, दूसरा चैप्टर था सॉल्यूशन, तीसरा चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा चैप्टर था केमिकल काइनेटिक्स, पांचवा चैप्टर था हमारा पृष्ठ रसायन और 6 नंबर का चैप्टर था हमारा तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। यानी अपन कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेज ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी 1 से लेके 6 तक हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे और आज हमारा लगातार कंटिन्यू लेसन नंबर 7 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी लेसन नंबर 7 है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी हम इन्हें कहते हैं पी खंड के तत्व। ये लेसन 4 मार्क्स का है। यानी अपन कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इस लेसन में से 4 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये लेसन हमारा 4 नंबर का है। आज अपन इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स लेसन का पार्ट नंबर 1 अध्ययन करेंगे। यानी इस लेसन का हमारा पार्ट नंबर 1 रहेगा और हम इसमें जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी सामान्य परिचय। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। आज हम 7 नंबर का लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी पी खंड के तत्व। देखो, आवर्त सारणी में तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि आवर्त सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। क्या कहेंगे हम कहेंगे आवर्त सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है, ये अपन कह सकते हैं 4 खंडों में बांटा गया है। देखो, पहला है हमारा एस खंड के तत्व, दूसरा है हमारा पी खंड के तत्व, तीसरा है हमारा डी खंड के तत्व, और चौथा है हमारा एफ खंड के तत्व। एस खंड के तत्व, पी खंड के तत्व, डी खंड के तत्व और एफ खंड के तत्व। अब देखो, इस एस खंड के तत्वों का अध्ययन तो हम 11th क्लास में करते हैं और पी, डी व एफ खंड के तत्वों का अध्ययन हम 12th क्लास में करते हैं। अब देखो, एस खंड के तत्व किसे कहते हैं? हम कहेंगे कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरा जाता है। क्या कहेंगे? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन
ध्यान से समझेंगे आप। अंतिम इलेक्ट्रॉन S कक्षक में भरा जाता है, S कक्षक में भरा जाता है। उन्हें हम S खंड के तत्व कहते हैं या S खंड में शामिल करते हैं। इसी प्रकार हम P खंड के तत्व की बात करते हैं तो क्या कहेंगे? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन P कक्षक में भरा जाता है, P कक्षक में भरा जाता है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन P कक्षक में प्रवेश करता है, तो उन तत्वों को हम P खंड के तत्व कहते हैं, यानी उन तत्वों को P खंड में शामिल करते हैं। बात करते हैं D खंड के तत्वों की, क्या कहेंगे? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन D कक्षक में भरा जाता है, D कक्षक में भरा जाता है, D खंड के तत्व कहलाते हैं या उन तत्वों को D खंड में शामिल करते हैं। बात करते हैं F खंड के तत्वों की, तो क्या कहेंगे? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में भरा जाता है, F कक्षक में भरा जाता है, F खंड के तत्व कहलाते हैं या उन तत्वों को F खंड में शामिल करते हैं। तो ये तो हुई S खंड, P खंड, D खंड और F खंड के तत्वों की बात। अब देखो S खंड अपन कह रहे हैं, S खंड, D खंड और P खंड, इन तीनों खंडों को तो हम आवर्त सारणी में रखते हैं, आवर्त सारणी में रखा जाता है या रखते हैं। और जो F खंड है, F खंड को हम आवर्त सारणी के बाहर रखते हैं। क्या कहेंगे? आवर्त सारणी के बाहर रखते हैं। यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब हम बात करते हैं S खंड, D खंड और F खंड की। तो हम क्या कहेंगे कि S खंड, D खंड और F खंड, इन तीनों में धातु तत्वों को रखा गया है, धातु तत्वों को रखा गया है। और ये जो हमारा P खंड है, क्या कहेंगे? P खंड, P खंड में धातु, अधातु, धातु, अधातु एवं उपधातु, उपधातु तत्वों को रखा गया है, तत्वों को रखा गया है। क्या बताया मैंने? पहले मैंने बताया कि S खंड, D खंड और P खंड,
इन तीनों खंडों को आवर्त सारणी में रखते हैं और जो एफ खंड है इसको हम आवर्त सारणी के बाहर रखा जाता है। फिर मैंने क्या बताया कि एस खंड, डी खंड और एफ खंड, इन तीनों खंडों में धातु तत्वों को रखा गया है। ये अपन ऐसे कह सकते हैं कि एस खंड, डी खंड और एफ खंड, इनमें धातुएं रखी गई हैं, यानी इन तत्वों की धात्विक प्रकृति होती है। और जो एफ खंड है इसमें तीनों प्रकार के तत्व रखे गए हैं। तीनों प्रकार कौन से? धातु तत्व है, अधातु तत्व है एवं उपधातु तत्व है। यहां तक क्लियर है? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लगातार बने रहिए आप अंत तक। अब देखो, यानी आपको ये पता हो गया है कि एस खंड, डी खंड और पी खंड, इनको तो आवर्त सारणी में रखा गया है और एफ खंड के तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है। देखो, पहले बात करते हैं एस खंड की। एस खंड के तत्वों में एस उपकोष होता है और एस उपकोष में एस कक्षक होता है और एस कक्षक की संख्या 1 होती है, हमें पता है। एस कक्षक 1 होता है तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 एस कक्षक। और इस एस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्या कहेंगे? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। समझना बात को, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इसी आधार पर एस खंड के तत्वों को क्या कहेंगे? एस खंड के तत्वों को 2 समूहों में क्या कहेंगे? 2 समूह में रखा गया है। यानी बात सीधी सी है कि हम कह सकते हैं कि एस खंड के तत्वों के 2 समूह हैं। किस आधार पे कहा हमने कि एस खंड के तत्वों में एस उपकोष होता है, एस उपकोष में एक एस कक्षक होता है और इस एक एस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो एस खंड के तत्वों के 2 समूह होते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं डी खंड की। डी खंड के तत्वों में डी उपकोष होता है और डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं और इन 5 डी कक्षकों में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अरे भाई, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो 5 डी कक्षक है, इसका मतलब अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसी आधार पर आवर्त सारणी में डी खंड के तत्वों को क्या कहेंगे? डी खंड के तत्वों को 10 समूहों में रखा गया है। ये अपन ऐसे कह सकते हैं कि डी खंड के तत्वों के 10 समूह होते हैं।
क्लियर हो गई यहाँ तक चर्चा। बात करते हैं पी खंड की। पी खंड के तत्वों में पी उपकोष होता है और पी उपकोष में 3 पी कक्षक होते हैं, 3 पी कक्षक। और इन तीनों पी कक्षकों में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इस आधार पर पी खंड के तत्वों को समझना, बात को, पी खंड के तत्वों को 6 समूहों में रखा गया है। यह अपन ऐसे कह सकते हैं कि पी खंड के तत्वों के 6 समूह होते हैं। क्या बताया मैंने? एस खंड के तत्वों के 2 समूह होते हैं, डी खंड के तत्वों के 10 समूह होते हैं, पी खंड के तत्वों के 6 समूह होते हैं। और इन तीनों खंडों को आवर्त सारणी में रखा गया है। तो अगर अब हम यहाँ से आवर्त सारणी में कुल समूहों की संख्या ज्ञात करें तो कितनी आ जाएगी? देखो 10, 2, 12 और 12, 6, 18। यानी हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में स्टार लगा के आप लिखोगे, आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? समूहों की संख्या कितनी होती है? 18। स्टार लगाओ। अगर हम आवर्त सारणी में आवर्त की बात करें, क्या कहेंगे? आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या, तो आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7। दोनों पॉइंटों को आप स्टार लगा के लिखोगे। अब देखो, पहले हम चर्चा करते हैं कि समूह किसे कहते हैं और आवर्त किसे कहते हैं। देखो, हम समूह की बात करें, पहले हम कहेंगे कि ऊर्ध्वाधर खड़ी पंक्ति को हम समूह कहते हैं। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर खड़ी पंक्ति, ऊर्ध्वाधर खड़ी पंक्ति समूह कहलाता है। ये बात तो हुई समूह की। और अब बात करते हैं आवर्त की। क्या कहेंगे? हम कहेंगे क्षैतिज पंक्ति को, क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहते हैं। क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहते हैं। देखो, जो इस प्रकार से क्षैतिज पंक्तियां हैं आवर्त सारणी में, ये तो है आवर्त। और जो ऊर्ध्वाधर खड़ी पंक्तियां हैं, इनको हम कहते हैं समूह। ये तो क्या है? समूह। और ये क्या है? आवर्त। तो मैंने क्या कहा कि आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 होती है और आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है। अब देखो, हम क्या कह सकते हैं कि आवर्त सारणी के 4 खंड होते हैं, एस खंड, डी खंड, पी खंड और एफ खंड। 3 खंडों को तो आवर्त सारणी में रखा गया। 3 खंड कौन से? एस खंड, डी खंड और पी खंड। और जो एफ खंड है उसको आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है। तो इसका मतलब हमारा जो लेसन है वो है पी खंड के तत्व है। यानी हम पी खंड के तत्वों की बात करें तो पी खंड के तत्वों के कितने समूह हैं? 6। और कहाँ से स्टार्ट होंगे? देखो, 2 तो एस के और 10 डी के, यानी 12। यानी अपन कहेंगे कि 13वें समूह से पी खंड के तत्व स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे पी खंड के तत्वों की। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए।
अब हम पी खंड के तत्वों की चर्चा करते हैं। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? पी खंड के तत्व। पी खंड के तत्व। देखो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि समूह 13 से समूह 18 तक के तत्व पी खंड के तत्व कहलाते हैं। क्या कहेंगे? हम कहेंगे समूह 13 से समूह 18 तक के तत्व। समूह 13 से समूह 18 तक के तत्व पी खंड के तत्व, पी खंड के तत्व कहलाते हैं, कहलाते हैं। और देखो अभी मैंने बताया इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है, इसलिए इन्हें पी खंड के तत्व कहते हैं। अब देखो अगले पॉइंट में हम कह सकते हैं कि पी खंड के तत्वों को, पी खंड के तत्वों को प्रसामान्य, प्रसामान्य या प्रतिनिधि, प्रसामान्य या प्रतिनिधि तत्व कहते हैं, कहते हैं। फिर अपन क्या कह सकते हैं? अभी मैंने क्या बताया कि पी खंड के तत्वों में, पी खंड के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है, पी कक्षक में भरा जाता है। अगले पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं? पी खंड के, पी खंड के तत्वों में, पी खंड के तत्वों में धातु, अधातु, धातु, अधातु एवं उपधातु तत्वों को रखा गया है, एवं उपधातु तत्वों को रखा गया है। फिर अपन क्या कह सकते हैं कि पी खंड के तत्वों का, पी खंड के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, याद रखोगे इसको आप, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np1 से 6 होता है, होता है। लेकिन इसका एक अपवाद है हीलियम, तो मैं कोष्टक में लिख रहा हूँ हीलियम को छोड़कर, यानी हीलियम तत्व इस सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को फॉलो नहीं करता है। अब देखो, अब मैं पी खंड बना रहा हूं यहां पे, तो आप ध्यान से समझेंगे। पी खंड बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम।
पी खंड को दर्शा रहे हैं हम। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और यहाँ पर होती हैं अक्रिय गैसें, और इसके ऊपर होती है हीलियम। हीलियम देखो तत्व भर रहे हैं हम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ या बिस्मथ। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, AT। और यहाँ पर नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। ये मैंने पी खंड बना दिया है। अभी हमने क्या कहा देखो कि पी खंड के तत्व समूह 13 से समूह 18 तक के तत्व पी खंड में आते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ समूह 13, समूह 14, समूह 15, समूह 16, समूह 17। और इसको हम कहेंगे देखो, इसको या तो बोलेंगे हम 18वां या हम इसे कहते हैं शून्य समूह। क्या कहेंगे, शून्य समूह। या तो बोलेंगे 18वां समूह या इसे शून्य समूह भी कहते हैं। अब देखो परमाणु क्रमांक की बात करते हैं। बोरोन का परमाणु क्रमांक होता है 5। कितना होता है, 5। इसका होता है 13, इसका होता है 31, इसका होता है 49 और इसका होता है 81। देखो आपको परमाणु क्रमांक रटने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप क्या करोगे, देखो इसमें और इसमें आप पहले अंतर देख लो। इसमें अंतर है 8 का, तो देखो 8 और 5 13। अब इसमें और इसमें अंतर देख लो आप, 18 का अंतर होता है। तो देख लो आप 13 और 18 कितने होते हैं, 31। इसी प्रकार इसमें और इसमें अंतर होता है 18 का, यानी 18 और 31, 18 और 31 हो गए 49। और इसमें और इसमें अंतर होता है 32 का, तो 32 और 49 कितने होंगे, 81 ही होंगे। तो इस प्रकार आप अंतर अगर आपको पता है ना, आवर्तों में अंतर, तो आपको परमाणु क्रमांक रटने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं आवर्त में। तो आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं आएंगे तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती जाती है, यानी 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका तो पता है, इसका 2 होता है, हाइड्रोजन, हीलियम। हीलियम पहले आवर्त में रखा गया है। बात करते हैं इधर 14, 15, 16, 17 और 18। अब बात करते हैं गैलियम से इधर बाएं से दाएं, 32, 33, 34, 35, 36। इधर 50, 51,
52, 53 और 54। ये 81 है तो 82, 83, 84, 85 और 86। ये लो, ये मैंने परमाणु क्रमांक भी लिख दिया है। ये देखो, ये हमारा पी खंड हो गया। अब देखो, अब आती है समझने की बात, यानी अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि समूह है 13 व 14 के तत्वों का अध्ययन, के तत्वों का अध्ययन हम करते हैं 11th क्लास में। 11th क्लास में भाई, 11th क्लास में जो हमारा पी खंड या पी ब्लॉक का चैप्टर है, उसमें हम ये दो समूह पढ़ते हैं, समूह 13 और समूह 14। तो बाकी बचे कौन से? बचे हमारे समूह 15, समूह 16, समूह 17 और समूह 18। इनका अध्ययन हम करते हैं 12th क्लास में। तो अब आपको ये पता हो गया है कि हम इस चैप्टर में पी खंड के कौन से समूहों के तत्वों का अध्ययन करेंगे। समूह 15 ऊपर तत्व है नाइट्रोजन, इसको नाइट्रोजन परिवार भी कहते हैं। समूह 16 सबसे ऊपर तत्व है ऑक्सीजन, तो इसको ऑक्सीजन परिवार भी कहते हैं। फिर है समूह 17 ऊपर है फ्लोरीन, इसको फ्लोरीन परिवार भी कहते हैं। और फिर है समूह 18 यानी अक्रिय गैसों वाला समूह है। तो समूह 15, 16, 17, 18 का हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यानी हम इस चैप्टर में समूह 15, समूह 16, समूह 17 और समूह 18 के तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए आप लगातार मेरे साथ। ये हमारा पी खंड है, पी खंड के तत्व हैं। देखो, ये है 18वां या इसे कहते हैं शून्य समूह, शून्य समूह। अब देखो आप, समूह 13 में है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। समूह 14 में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। समूह 15 में है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। समूह 16 में है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। समूह 17 में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन या एस्टेटिन। और समूह 18 में है हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। अब मैंने क्या बताया कि हम इस चैप्टर में समूह 15, समूह 16, समूह 17 और समूह 18 का अध्ययन करेंगे। तो देखो, बात करते हैं, आप भी स्टार लगा के लिखोगे। पहले हम समूह 15 की बात करते हैं। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे समूह 15 नाइट्रोजन परिवार कहलाता है। क्या कहेंगे? समूह 15 नाइट्रोजन परिवार कहलाता है, नाइट्रोजन परिवार कहलाता है। देखो, नाइट्रोजन फैमिली क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि समूह 15 का
प्रथम तत्व क्या है? नाइट्रोजन है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। फिर क्या कहेंगे? हम कहेंगे समूह 15 को निकोजन या निकोजन्स, एक ही बात है, निकोजन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निकोजन्स या निकोजन भी कहते हैं। क्या कहा हमने कि समूह 15 को निकोजन भी कहते हैं। क्योंकि समझना बात को, क्योंकि निकोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है। निकोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दम घोटने वाले। क्या कहेंगे? दम घोटने वाले। यानी बात सीधी सी ये है कि इन तत्वों की उपस्थिति में श्वास लेने में दिक्कत आती है, यानी दम घुटने लगता है। इसीलिए समूह 15 को हम क्या कहते हैं? निकोजन भी कहते हैं, क्योंकि निकोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दम घोटने वाले। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं समूह 16 की। ये भी आप स्टार लगा के लिखोगे। हम क्या कहेंगे? समूह 16 को, देखो समूह 16 का प्रथम तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। तो क्या कहेंगे? ऑक्सीजन परिवार कहते हैं। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन परिवार कहते हैं। ऑक्सीजन परिवार कहते हैं। फिर क्या कहेंगे? समूह 16 को चैलकोजन भी कहते हैं। चैलकोजन भी कहते हैं। क्योंकि समझना बात को, क्योंकि चैलकोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है। चैलकोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अयस्क बनाने वाले। इसको भी आप ध्यान में रखोगे, अयस्क बनाने वाले। बात सीधी सी ये है कि प्रकृति में धातुओं के जो अयस्क हैं वो इन तत्वों के यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। यानी ऑक्साइड है, सल्फाइड है, सेलेनियम और टेलुराइड। तो इन तत्वों के यौगिकों के रूप में अयस्क पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम चैलकोजन कहते हैं। और क्या कहा हमने कि समूह 16 को ऑक्सीजन परिवार कहते हैं, क्योंकि समूह 16 का प्रथम तत्व ऑक्सीजन है। समूह 16 को चैलकोजन भी कहते हैं
क्योंकि चैल्कोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अयस्क बनाने वाले। बात करते हैं समूह 16 की। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। क्या कहेंगे, 17 की बात करते हैं। समूह 17 को फ्लोरीन परिवार कहते हैं। फ्लोरीन परिवार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि समूह 17 का प्रथम तत्व फ्लोरीन है, तो समूह 17 को फ्लोरीन परिवार कहते हैं। फिर बात करते हैं समूह 17 को हैलोजन भी कहते हैं। हैलोजन भी कहते हैं क्योंकि हैलोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है। हैलोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लवण बनाने वाले। क्या कहा हमने? हैलोजन का अर्थ क्या होता है? लवण बनाने वाले। यानी जो भी जितने भी साल्ट होते हैं वो इन्हीं तत्वों से बने यौगिक होते हैं, जैसे NaCl है, Na है, NaBr है। तो हमने क्या कहा कि समूह 17 को फ्लोरीन परिवार कहते हैं। फ्लोरीन परिवार कहते हैं क्यों? क्योंकि समूह 17 का प्रथम तत्व फ्लोरीन है। फिर हमने कहा कि समूह 17 को हैलोजन भी कहते हैं क्योंकि हैलोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लवण बनाने वाले। तो ये बात हुई समूह 15, समूह 16, समूह 17 की। अब बात करते हैं हम समूह 18 की। देखो, हम समूह 18 को अक्रिय गैसें कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रिय गैसें, यानी इनर्ट गैसेज। क्यों अक्रिय गैसें कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी गैस अवस्था में पाई जाती हैं। और अक्रिय क्यों कहा? इनर्ट गैस इसलिए कहा कि इनका जो संयोजी कोश है वो पूर्ण भरा होता है। संयोजी कोश पूर्ण भरा होने के कारण उन संयोजी कोश स्थायित्व में होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, इसलिए हम समूह 18 को अक्रिय गैसें कहते हैं। इस समूह 18 को हम उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। उत्कृष्ट गैसें यानी नोबल गैसेज। क्या कहते हैं? नोबल गैसेज। क्यों कहते हैं? देखो, हमने 6th चैप्टर में पढ़ा था कि प्रकृति में धातुएं 2 अवस्थाओं में पाई जाती हैं, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में वे धातुएं पाई जाती हैं जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। और ऐसी धातुएं कौन सी थी? यानी अपन कह सकते हैं Ag, Au और Pt। यानी प्रकृति में इन तीनों धातुओं को उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है और यही गुण अक्रिय गैसों में पाया जाता है, इसीलिए इनको हम उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं, नोबल
गैसेज। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। तो ये तो हुई समूह 15, समूह 16, समूह 17 और समूह 18 की सामान्य परिचर्चा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आप लिख लोगे। देखो, अब हम चर्चा करते हैं कि पी खंड को एक सीढ़ी नुमा रेखा के द्वारा दो भागों में बांटा जाता है। क्या कहेंगे? हम कहेंगे पी खंड के तत्वों को, ये ऐसे कह सकते हैं कि पी खंड को एक सीढ़ी नुमा रेखा के द्वारा दो भागों में डिवाइड किया गया है। ये हमारा पी खंड है। अब देखो, अब मैं इसमें सीढ़ी नुमा रेखा दिखा रहा हूं। देखो, सीढ़ी नुमा रेखा यहां से स्टार्ट होती है। मैं थोड़ी इसको डार्क बना रहा हूं। आपको शायद अच्छे से दिख रही होगी सीढ़ी नुमा रेखा। यानी हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि पी खंड को सीढ़ी नुमा रेखा के द्वारा दो भागों में बांटा गया है। देखो, पी खंड तो दो भागों में बटा है, लेकिन पी खंड के तत्व तीन भागों में बंट गए हैं। एक तो सीढ़ी नुमा रेखा के दाईं ओर, और एक सीढ़ी नुमा रेखा के बाईं ओर, और एक सीढ़ी नुमा रेखा के ऊपर। सीढ़ी नुमा रेखा के ऊपर देखो दो एलिमेंट और होते हैं, उनको भी मैं दिखा रहा हूं। यानी अपन क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं कि यह सीढ़ी नुमा रेखा पी खंड को दो भागों में डिवाइड कर रही है। ये सीढ़ी नुमा रेखा है, इसके दाईं ओर तो क्या होंगी? अधातुएं। बाईं ओर इधर वाली क्या होंगी? धातुएं। और सीढ़ी नुमा रेखा के ऊपर ऊपर क्या होंगी? उपधातुएं। तो देखो, हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं, स्टार लगा के लिखोगे आप, सीढ़ी नुमा रेखा के दाईं ओर, दाईं ओर तो क्या होंगी? यानी ये है दाईं ओर अधातुएं या अधातु तत्व है। फिर बात करता हूं मैं सीढ़ी नुमा रेखा के बाईं ओर, सीढ़ी नुमा रेखा के बाईं ओर, यानी इधर ये है बाईं ओर। बाईं ओर क्या होंगे? धातु तत्व, धातु तत्व। जैसे बात करूं मैं एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, यानी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसके अलावा देखो टिन, लेड और बिस्मथ। टिन, लेड और बिस्मथ, ये क्या हैं? ये हैं धातु तत्व। और अब बात करते हैं सीढ़ी नुमा रेखा के ऊपर। सीढ़ी नुमा रेखा के ऊपर क्या होंगी? उपधातुएं। सीढ़ी नुमा रेखा के ऊपर क्या होंगी?
उपधातुएं, उपधातुएं या अपन कहेंगे उपधातु तत्व। जैसे बात करूं मैं, देखो बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और एस्टेटाइन या एस्टेटिन। इसके अलावा मैंने क्या कहा कि जर्मेनियम और जो एंटीमनी है ये भी क्या होती हैं, उपधातुएं, जर्मेनियम और एंटीमनी। और बची दाईं वाली, तो हमने क्या कहा कि सीधी नुमा रेखा के दाईं ओर अधातु तत्व होते हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखोगे। यानी पी खंड को सीधी नुमा रेखा 2 भागों में डिवाइड कर रही है और तत्वों को 3 भागों में। कैसे? सीधी नुमा रेखा के दाईं ओर अधातु तत्व है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब। और सीधी नुमा रेखा के बाईं ओर इधर धातु तत्व है और सीधी नुमा रेखा के ऊपर उपधातु तत्व है। ये बात हुई इनकी। अब हम चर्चा करते हैं, हम वापस इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आते हैं। अब देखो, अब हम पी खंड के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसकी चर्चा हम करते हैं। देखो अभी मैंने क्या लिखा है आपको कि पी खंड के तत्वों का, पी खंड के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2 और NP1 से 6। यानी ये जो आंतरिक संयोजी कोश है ये तो पूर्ण भरा होता है, और जो NP कोश है इसमें 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यानी ये जो N है, N यहाँ पे क्या है? N यहाँ पे है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। यानी ये मुख्य क्वांटम संख्या तत्व के बारे में हमें 2 जानकारी देती है। एक तो तत्व की, ये अपन कह सकते हैं तत्व का संयोजी कोश बताती है। क्या बताती है? तत्व का संयोजी कोश बताती है। दूसरी जानकारी हमें क्या मिलती है? ये हमें तत्व का आवर्त बताती है। क्या कहेंगे? तत्व की आवर्त संख्या, तत्व की आवर्त संख्या बताती है, तत्व की आवर्त संख्या बताती है। देखो मैं बात करूं समूह 13 की, तो समूह 13 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? देखो NS2NP1। मैं बात करूं समूह 14 के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो क्या होगा? NS2NP2। बात करूं मैं समूह 15 के तत्वों की, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NS2NP3। समूह 16 की बात करूं तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NS2NP4। मैं बात करूं समूह 17 के तत्वों की, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NS2NP5। और मैं बात करूं समूह 18 के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो NS2NP6। अब देख सकते हो आप, आपके सामने है कि ये जो आंतरिक संयोजी कोश है ये पूरा भरा हुआ है, NS2 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 और NS2। P कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते चले जाते हैं। अरे तभी तो इनको क्या कहते हैं?
P खंड के तत्व है। इसमें P1, इसमें P2, इसमें P3, इसमें P4, इसमें P5, इसमें P6। अब देखो मैंने आपको क्या कहा कि ये जो n है ये हमें n क्या है, n है मुख्य क्वांटम संख्या। ये तत्व के बारे में हमें दो जानकारी देती है। पहली जानकारी तो ये तत्व का संयोजी कोष बताती है और दूसरी जानकारी है तत्व की आवर्त संख्या। तत्व की आवर्त संख्या यानी कौन से आवर्त में है। भाई ये फर्स्ट आवर्त है, देखो ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है, ये चौथा आवर्त है और ये पांचवा आवर्त और ये छठवां आवर्त। अब जैसे मान लो कोई तत्व है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे सल्फर की बात कर रहा हूँ। सल्फर 16वें समूह में स्थित है और इसका आवर्त कौन सा है, देखो आवर्त है इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आवर्त है। तो इसका मतलब सल्फर के लिए n का मान कितना हो गया 3 और सल्फर 16वें समूह में है तो 16वें समूह का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है NS2Np4। इसका मतलब हम इसका विन्यास लिख सकते हैं। n का मान क्या है 3 आ गया, समूह 16 में है, देखो 16 का है NS2Np4 यानी 3s2 3p4। ये विन्यास किसका हो गया सल्फर का। अब देखो यानी अगर हमें आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति का पता है तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि वह तत्व धातु होगा या अधातु होगा या उपधातु होगा। तो आराम से हम तत्व की स्थिति से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो देखो आज की क्लास में हमने P खंड के तत्वों के बारे में सामान्य परिचर्चा की है। देखो मैंने लिखा है जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे समूह 15 के तत्व, यानी हम इस चैप्टर में समूह 15, समूह 16, समूह 17 और समूह 18 के तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समूह 15 के तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।